एक पाँव छूने का वीडियो आ रहा है पुलिस चौकी का। बुजुर्ग आपके पाँव में गिर रहे हैं, आप उन्हें उठाने का प्रयास भी नहीं कर रही है, जिससे आप बहुत ट्रोल हो रही हैं। अब वो अचानक आए, उन्होंने ऐसा किया और वो पीछे हट गए, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं उसमें रिएक्ट कर सकूं। बाकी मुझे खुद भी इस बात का गिल्ट है कि उन्होंने मेरे पैर छुए। वो दादाजी फिर भी बोले कि बताता हूँ इस प्रधानी को, आज चल गौशाले में चल, तुझे बताता हूँ आज। ब्रेक डाउन हो जाता है ना जब इंसान का, कि हिम्मत टूट जाती है, वही हुआ उस टाइम पे। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण और आप देख रहे हैं तीतर का खास पॉडकास्ट। आज हमारे साथ मेहमान हैं एक युवा प्रधान। कुछ दिनों पहले आपने एक वीडियो देखा होगा जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। एक बुजुर्ग के साथ युवा प्रधान की तीखी नोकझोंक हो रही थी। उसके बाद लोगों की सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं। और आज हमारे साथ वही खास मेहमान है बीरा रावत, जो कि थैलीसैंण ब्लॉक की और मरोड़ा गांव से प्रधान है। बहुत बहुत स्वागत है बीरा जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बीरा जी, पहला सवाल तो वही रहेगा कि एक वीडियो आता है, एक बुजुर्ग के साथ आपकी तीखी नोकझोंक होती है, तो क्या ये पूरा मामला था? क्यों ऐसी नौबत आई कि मारपीट तक बात पहुंची, गौशाला के अंदर बंद करने तक की बात सामने आई? क्या पूरा मामला था? सर मैं उस दिन मैं गांव में विज़िट के लिए गई थी। मैं गई थी फॉरेस्ट की चौकी में, और साथ ही मुझे किसी के घर पे उनका राशन कार्ड भी देने जाना था। तो मैं फॉरेस्ट की चौकी से वापस आ रही थी, तो ये जो बुज़ुर्ग हैं इनके घर के आगे से रास्ता जाता है, तो ये रास्ते में खड़े थे उस टाइम। तो रास्ते में कुछ कर रहे थे, तो मैंने बोला कि पहले तो हमारी नॉर्मल बात हुई, जैसे कैसे हो, ये सारी चीज़ें। प्रणाम हुआ, नमस्ते हुई? प्रणाम बोला मैंने, उन्होंने बोला प्रणाम। फिर उन्होंने बोला तुम कब आए थलीसैंण से? मैंने कहा मैं कल ही आई। तो ऐसी बात हुई। फिर मैंने कहा अच्छा एक बात पूछनी थी, आप सलोन गए थे? मैंने कहा। फिर वो कह रहे हाँ गया था। मैंने कहा मेरी बुआ के घर भी गए थे आप? उन्होंने बोला हाँ गया था। मैंने कहा मैं सुन रही थी आप कुछ गलत बोले थे मेरे बारे में वहाँ। बोला क्या बोल रहा था मैं? तो फिर मैंने बोला कि आप बोल रहे थे कि वो आदमियों के साथ घूमती है, थलीसैंण से आदमी आते हैं उनके साथ घूमती है, मीटिंग में आदमियों के साथ बैठी होती है, उसका चरित्र ख़राब है। मैंने कहा कि फिर वो बोलने लग गए कि मैंने नहीं बोला। तो मैंने कहा क्या उनको सपने हुए कि आप ही का नाम क्यों लिया उन्होंने? बाकी और भी तो लोग हैं इस गांव में। मैंने कहा दादाजी आज तक तो इस गांव में आप बोल रहे थे, अब तो बाहर भी बोलने लग गए, तो ये चीज़ मुझे ठीक नहीं लग रही है। यानी पहले भी आपके चरित्र पर अंगुली उठाते रहे थे? जी, गांव में भी बोल रहे थे वो, मेरे पास काफ़ी लोगों ने बोला, और मैं चुप थी कि चलो ठीक है, गांव वालों को तो पता है मेरा नेचर कैसा और मैं किस तरह की, और गांव वालों को पता है कि मैं मतलब क्यों जा रही हूँ इस तरह से। पर अब बाहर बोलने लग गए, तो बाहर वाले मेरे रिलेटिव के यहाँ बोल रहे, मेरी बुआ के घर बोल रहे हैं, तो उनको भी एक दुख होता है। मेरी बुआ का मुझे कॉल आया था, तो उनको भी दुख हो रहा था इस बात से। तो मैंने उनको जस्ट पूछ लिया उस दिन। तो फिर उसके बाद मैंने बोला ठीक है दादाजी, मैं एक काम करती हूँ, मैं भारत सरकार से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो सिर्फ यहाँ महिला कर्मचारी भेजें, क्योंकि आप जैसे लोगों की सोच ख़राब है। बस इतना उन्होंने सुना कि आप जैसे लोगों की सोच ख़राब है, वो बोलने लग गए कि कैसे बोल सकती है, मेरी सोच ख़राब है, मेरी सोच के बारे में कैसे बोल सकती है। और इतने में वो मुझ पर चिल्लाने लगे कि प्रधान हो गया, अपने लिए होगी, ये है वो है, तुझे बताता हूँ मैं प्रधानी, तुझे बताता हूँ, ऐसे बोलने लग गए वो। और मैंने कहा कि फिर बोलने लग गए कि तेरे पे केस करूँगा मैं, भारत सरकार बोली है, तू तेरे पे केस करूँगा मैं, केस करना है तो उन्हें मेरे पे केस करेगी मेरे पे। फिर वो डंडा उठाए मुझे मारने के लिए। जैसे ही उन्होंने डंडा उठाया, वो ऐसे उन्होंने किया, तो मैं आगे निकल गई। फिर उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा तब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया, जब उन्होंने मुझे वो मतलब एक बार वो मारने ही वाले थे कि मैं इतने में मैं आगे निकल गई, कि वो मतलब मैं भाग गई थोड़ा सा। फिर उसके बाद उन्होंने फिर वो इस तरह की, फिर वो बोलने लग गए क्या करेगी सोशल मीडिया पे? मैंने पहले बोला मैं वीडियो बना दूँगी, ऐसे मत करो मेरे साथ, मैं प्यार से बात कर रही हूँ ना आपके साथ। बोले बना दे वीडियो, डाल दे सोशल मीडिया पर, डरता हूँ क्या मैं? पुलिस से डरता हूँ क्या मैं? तेरे बाप की है पुलिस? ऐसे बोलने लग गए। फिर उसके बाद मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया, और वो वीडियो में काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि इसमें कट लगे हैं। तो वो कट, मैं उस वीडियो में मैं वहाँ पे मैं रो भी रही थी, इधर से लोग भी देख रहे थे, तो वो भी नहीं आ रहे थे छुड़ाने के लिए। तो वो काफ़ी सारी चीज़ें थी जो क्यों मैं, आपने उन लोगों से मदद नहीं मांगी? जो आसपास जो लोग थे, क्यों नहीं आए वो लोग? आपने वीडियो में भी देखा होगा, मैं बोल भी रही हूँ कि इधर आओ, इधर देखो ये क्या कर रहे हैं। मगर एक व्यक्ति था, वो 10-20 मीटर ऊपर ही खड़ा था, पर वो आया नहीं इतनी देर में। 5-6 मिनट तक वो सारा चीज़ चलता रहा। जब उन्होंने मेरा हाथ ऐसा मरोड़ा, और मुझे ऐसा लगा मेरा हाथ टूट जाएगा, क्योंकि बहुत तेज़ दर्द हुआ। तो उस टाइम पे फिर मुझे एक, वो कहते हैं कि मतलब ब्रेक डाउन हो जाता है ना जब इंसान का, कि हिम्मत टूट जाती है, वही हुआ उस टाइम पे।
फिर उसके बाद मैंने बोला कि इधर देखो। फिर 300 मीटर दूर एक चाचा जी खड़े थे, उन्होंने बोला क्या कर रहे हो तुम। फिर वो दौड़ दौड़ के आए वहाँ से। फिर उन्होंने मेरा हाथ छुड़ाया, उन्होंने बोला ऐसे लड़की का हाथ नहीं पकड़ते, गलत बात होती है। वो दादाजी फिर बोले कि बताता हूँ इस प्रधानी को, आज चल गौशाले में चल, तुझे बताता हूँ आज। और उसको भी बोल रहे कि मैं ले रहा हूँ कानून अपने हाथ में, क्या कर लोगे। तो ये सारी बात हुई। तो उस दिन एक मतलब दुख इस बात का है कि मेरे ही लोग, अपने गांव वाले वहाँ पे तमाशा भी देख रहे थे, और मेरे ही लोगों ने, अपने ही गांव वालों ने हाथ भी उठाए मेरे ऊपर। तो ये मामला पुलिस तक पहुंचा। आप ग्राम प्रधान हैं और कहीं ना कहीं ये गांव में सुलझाया मामला जाता था, लेकिन कुछ बता रहे हैं लोग भाई गांव की बात थी, गांव के अंदर रहती, पुलिस में नहीं जाना चाहिए था। तो ऐसा क्या हुआ कि पुलिस के पास जाना पड़ा और पुलिस में शिकायत करनी पड़ी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब और मामले होते हैं गांव में तो उनको मैं और वार्ड मेंबर बैठ के सुलझाते हैं। मगर जब वार्ड मेंबर और प्रधान खुद सेफ नहीं है, प्रधान जिनके फैसले करता है, प्रधान का फैसला कौन करेगा? प्रशासन करेगा। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे प्रशासन का साथ चाहिए इस वक्त, और मुझे उनकी मदद लेनी चाहिए। क्योंकि शपथ जब मैंने ली थी तब अभी प्रशासन मुझे मानदेय दे रहा है, भले 1 रुपये दे रहा हो चाहे 1 लाख दे रहा हो, प्रधान मुझे प्रशासन मानदेय दे रहा है। और मेरे गांव वालों ने मुझे चुना है, और मुझे कल को कुछ हो जाता तो फिर मतलब वो उस टाइम पे ऐसा था कि वो मेरे आत्मसम्मान पे एक वो ठेस पहुंची उस दिन की। मतलब आज ये मुझे ऐसे बोल रहे हैं, कल को मुझे मारेंगे। तो मैं चाहती थी कि कल को पुलिस को पता तो हो कि हो क्या रहा था गांव में। फिर पुलिस बोलेगी जब तुम्हारे साथ पिछली बार ऐसा हो तब तुम क्यों नहीं आई। फिर एक मेरा वो भी था कि एक महिला हूँ और महिला प्रधान के साथ ऐसा हो रहा है, तो गांव की अन्य महिलाओं के साथ जो इतनी जागरूक नहीं है अपने अधिकारों को लेकर, उनके साथ तो फिर बहुत कुछ हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे चुप नहीं रहना चाहिए। अगर गांव में वो मामला, पहले तो वो मामला गांव में सुलझता नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम से पॉलिटिक्स इतनी हावी हो रखी है गांव में कि गांव में नॉर्मल चोरी चकारी के मामले भी थाने में जा रहे हैं, वो भी नहीं सुलझ रहे गाँव में। वहाँ पे सिर्फ बहस होती है, बस फैसला नहीं होता है। काफ़ी टाइम से फैसले हो रहे थे, बहुत अच्छे अच्छे फैसले लिए हमने, मगर 1-2 महीने से पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हावी हो गई। जब से रोड का हमारा आपके फैसलों से ही एक बात सामने आ रही है, एक वीडियो और वायरल होता है जिसमें कि जो बुजुर्ग हैं जिनसे आपकी नोक-झोंक हुई है, उनका एक वीडियो होता है, आपका होता है। एक पंचायत घर में आप बैठी होती हैं और कुछ चीज़ को लेकर विवाद था। क्या वो विवाद था? यानी आपका जो पुराना झगड़ा है वो सामने आ रहा है। तो इसी को लेकर ये बातचीत तो नहीं हुई कि वो पुराना झगड़ा क्या था? वो शराब के ऊपर जब हमने अवैध रूप से खरीदने और बेचने पे प्रतिबंध लगाया था, उस दिन उनको आपत्ति हुई थी इस चीज़ से। अब उनको आपत्ति इस चीज़ से क्यों हुई मैं नहीं जानती। क्या उनको गांव में शराब चाहिए या इसलिए उनको आपत्ति थी, या उनका कोई खास आदमी गांव में अवैध रूप से शराब बेच रहा था, उनको ये लगा हो कि मेरे आदमी का धंधा ठप हो जाएगा, इस चीज़ से आपत्ति थी। या तो हो सकता है कि मैं उनकी पसंदीदा कैंडिडेट नहीं हूँ शुरू से ही, क्योंकि वो जिस तरह से बोलते भी हैं कि मैं उसको नहीं मानता प्रधान, तो मैं उनकी पसंदीदा कैंडिडेट नहीं हूँ, गांव वालों को भी पता है। तो शुरू से ही मतलब मैं प्रधान क्यों हूँ, इसी बात से वो उनकी नाराज़गी है मुझसे। तो उस वीडियो में क्या चाह रहे थे वे कि शराब में जो अवैध शराब जो गांव में है वो बिके, उनकी ये मांग थी? या उसी बात को लेकर वो नाराज थे आपसे कि आपने शराबबंदी गांव में अब वो करवाई? मुझसे किस बात से नाराज़ है ये तो मैं नहीं जानती, क्योंकि मैंने उनसे हमेशा प्यार से ही बात की। शराबबंदी के प्रस्ताव का भी जब उन्होंने आपत्ति जताई तब उसके बाद भी मैंने उनसे प्यार से ही बात की है। और जब पानी के प्रस्ताव का भी उन्होंने बोला कि प्रधान टैक्स ले रही है हम पे, उस पर भी मैंने उनसे तब भी प्यार से ही बात की। और मैं हमेशा उनसे प्यार से बात करती हुई आई हूँ, जबकि उन्होंने मेरे खिलाफ़ इतना कुछ बोला है, मेरे कैरेक्टर पर तक सवाल उठाए, फिर भी मैंने उनसे हमेशा प्यार से ही बात की है। तो मैं नहीं जानती, वो तो वही बता सकते हैं कि उनको मुझसे क्या नाराज़गी है। एक पाँव छूने का वीडियो आ रहा है पुलिस चौकी का, बुजुर्ग आपके पाँव में गिर रहे हैं, आप उन्हें उठाने का प्रयास भी नहीं कर रही है, जिससे आप बहुत ट्रोल हो रही हैं। तो ऐसा क्या हुआ? आपका ईगो बड़ा सामने वहाँ पर आया? ऐसी क्या नौबत आई कि आपने सम्मान नहीं किया? क्योंकि संस्कारों को लेकर सवाल उठ रहे हैं, सोशल मीडिया पर तरह तरह की टिप्पणी लोग आप पे कर रहे हैं। देखिए, उस टाइम पे मैं इतनी ज़्यादा उस घटना, अगले दिन की जो घटना है उससे मैं ज़्यादा इतनी ज़्यादा डिप्रेस थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ। थाने में भी अपनी बात रोते हुए रख रही थी, और मैं
अपनी सुध में नहीं थी, सच कहूँ तो। अभी भी मैं जब उस विषय में बात करती हूँ तो मैं भावुक हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे साथ आज तक कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था कि कोई मुझ पे हाथ उठाए और मैं बेसहारा महसूस करूँ। तो वो चीज़ मुझे बहुत हर्ट हुई थी। और फिर ये भी कि मतलब जिन लोगों के लिए मैं इतना सब सोच रही हूँ, इतना सब मैंने आगे इतने फ्यूचर प्लान्स कर रखे, अपने 5 साल का मैं अपना विज़न लेके चल रही हूँ जिन लोगों के लिए, वो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। तो वो बहुत, मेरा मन बहुत दुखी था उस समय। अब वो अचानक आए, उन्होंने ऐसा किया और वो पीछे हट गए। तो मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं उसमें रिएक्ट कर सकूँ। बाकी मुझे खुद भी इस बात का गिल्ट है कि उन्होंने मेरे पैर छुए। चलो ठीक है, उन्होंने मेरे साथ जो भी किया, मैंने कानून का सहारा लिया और पुलिस वालों को जो सही लगता था उन्होंने उस वक्त किया। मगर मेरे उन्होंने पैर छुए, इस बात का मुझे भी रिग्रेट है, गिल्ट है मुझे इस बात का। और इसी चीज़ के ऊपर लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं। मगर एक 7 सेकंड का, 6 सेकंड का, 5 सेकंड का वीडियो किसी का पूरे 24 साल के संस्कार पर उंगली नहीं उठा सकता, मुझे ऐसा लगता है। ये गहरी खाई आप दोनों के बीच बनी रहेगी या आप इसे समाप्त करना चाहेंगी? देखिए, काफ़ी बार जैसे आपने देखी होगी पुरानी वीडियो भी, बहुत नोक-झोंक हुई है। मगर मैंने हमेशा से ही खुद से उनको नमस्ते किया है, आगे भी करूँगी। मगर अब उनका क्या रिएक्शन रहेगा वो मैं नहीं जानती। जैसे उस टाइम पे भी जो उनके साथ वाले वहाँ पे आए थे, उन्होंने बोला कि लड़की से माफ़ी मांगो, तुम्हारी गलती है। पुलिस वालों ने बोला माफ़ीनामा देना पड़ेगा, तुम्हारी गलती है, अगर तुम चाहते हो कि तुम पे केस ना करे। और 4 घंटे तक हम थाने में बैठे रहे, सिर्फ वो उनको मना ही रहे थे कि लड़की से तुम माफ़ी मांग के मामला क्लोज़ कर दो। जबकि मेरा उस टाइम पे ये था कि जिस व्यक्ति ने आज तक मेरे साथ जो घटना कभी नहीं हुई और जिस चीज़ को मैं ज़िंदगी में मैंने सोचा नहीं था ऐसा होगा, तो मैं उस चीज़ को कैसे जाने दूँ अब। यहाँ पे एक महिला के सम्मान की भी बात आ रही थी मेरे अंदर कि मैं चुप रही। गाँव का प्रधान अगर खुद चुप रहा तो गाँव की महिलाओं के साथ अत्याचार होगा तो वो भी यही सोचेंगे कि न्याय तो हमें मिलेगा नहीं। तो मैं अडिग थी अपने उस पे कि नहीं, मैं तो मतलब माफ़ीनामा वगैरह कुछ नहीं होगा, तो आप लोग मतलब, और वो तैयार भी नहीं है माफ़ी मांगने के लिए जो भी है, और ना ही मैं चाहती हूँ वो माफ़ी मांगे। मैं चाहती हूँ कि जो भी कार्रवाई बनती है इस चीज़ के ऊपर, जो भी बनती है वो आप लोग करो। पुलिस वालों को भी मैंने यही कहा था। मगर उसके बाद उन्होंने बोला कि जो उनके साथ आए तो उन्होंने बोला माफ़ी मांग, तो वो सीधे आए, उन्होंने ऐसे किया और वो पीछे हट गए। मुझे इतना उस टाइम पे, अब मैं इतनी डिप्रेस थी उस टाइम पे, अगर ऐसा होता कि ऐसा भी नहीं है कि मैं वहाँ पे हंस रही हूँ कि वाह मेरे पैर छू लिए, या वो देर तक मेरे पैर पकड़े हुए हैं और मैं फिर भी अकड़ के खड़ी हुई हूँ कि हाँ पकड़े रहो मेरे पैर, ऐसा तो है नहीं। वहाँ पे वो ऑल ऑफ सडन हुआ सब कुछ, जिसका मुझे भी गिल्ट है। आप एजुकेटेड हैं, जी। सरकारी नौकरी में अपना भविष्य तलाश सकती थी या प्राइवेट सेक्टर में आप काम कर सकती थी, लेकिन आपने गांव आकर प्रधानी आपने चुनी। क्या वजह रही ऐसी? इसका वजह सिर्फ एक ही है कि मुझे अपने गांव से बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है अपने गांव से, और मुझे हमेशा से अपने गांव में रहना था, अपने गांव के लिए कुछ करना था। और मुझे जब मैंने 3 साल जब एक गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब की तो मुझे ऐसा लगा कि सरकार कितनी सारी योजनाएं लाती है कहाँ ग्राउंड आपने लेवल। जॉब की? पर्यावरण मंत्रालय का है एक वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, एयर क्वालिटी पे काम करते थे, और दिल्ली एनसीआर में। तो वहाँ जाके मुझे पता चला कि कितना सब कुछ हो सकता है और कितनी स्कीमें होती है। और काफ़ी, जब तुम ऐसे लोगों के बीच बैठते हो जिनको काफ़ी नॉलेज होता है सरकारी, जो जगह जगह से अलग अलग विभागों से सेवाएं करके उस डिपार्टमेंट में पहुँचे हैं, तो उनका एक्सपीरियंस जब वो शेयर करते हैं तो काफ़ी कुछ मुझे ऐसा लगा कि जो लोग वहाँ हैं उन लोगों के लिए मुझे कुछ करना चाहिए, क्योंकि अभी तक सरकारी योजनाओं का उनको 10% भी नहीं पता। तो मैं चाहती थी कि मैं उन दोनों के बीच, गवर्नमेंट और आम जनता के बीच, एक ब्रिज का काम कर सकूँ बीच में, इसलिए मैं आई। नहीं तो मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है कि हमेशा राजनीति में ही रहना है, कभी नहीं था राजनीति में आने का प्लान। वो तो बस ऑल ऑफ सडन वो डिसीजन हुआ। और गांव तो लौटने का फैसला शुरू से ही था कि जा तो रही हूँ पर वापस आऊँगी ज़रूर, और गांव में ही बसने का प्लान था। और सारा अपने लिए जो गैजेट्स है वो लिए, जो भी था वो सब किया, इसलिए क्योंकि कंटेंट क्रिएशन भी करना था आगे चल के और खुद का बिज़नेस भी खोलना था आगे चल के, और इसीलिए वापस आना चाहती थी। मगर ये अचानक पंचायत चुनाव हुए और महिला सीट जब आई तो मेरे भाई ने मुझे कहा कि तुम्हें चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि तुम बहुत अच्छी कैंडिडेट बन सकती हो गांव के लिए, क्योंकि तुम्हारा जो विज़न है वो एक नॉर्मल महिला जो कैंडिडेट हो सकती है उसका नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी भी पहाड़ों में ऐसा है कि प्रधान पति ही काम करता है, महिला सिर्फ नाम की प्रधान होती है बस।
तो तुम जब खुद से काम करोगी तुम्हें खुद का भी एक्सपीरियंस होगा, तुम्हें अपने लोगों के बीच रहने का मौका मिलेगा जो तुम हमेशा से चाहती हो। तो यही सब सोच के मतलब 1 महीने का वो फैसला था। 1 तारीख को मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, प्रधान का चुनाव लड़ना है। 5 तारीख को मैंने टिकट लिया, 14 तारीख को चुनाव चिन्ह भी मिल गया था, 24 तारीख को चुनाव भी हो गए थे। उस 1 तारीख से और 24 तारीख के बीच जितना मैं प्रचार कर सकती थी, जितनी अपनी बात रख सकती थी वो मैंने रखी, लोगों को वो समझ भी आई। और 31 तारीख को मैं प्रधान भी बन गई। प्रधान बनने के बाद आपने अपने गांव में, हालांकि अभी 1 साल का भी कार्यकाल शायद आपका पूरा होने वाला हो, जी। तो कुछ ऐसे काम आपने किए हों जो अलग से काम हों गांव के लिए? मेरा गांव सर अभी भी नेटवर्क कनेक्टिविटी से बहुत दूर रहा था इतने सालों से। और जब मैं भी गांव जाती थी तो मैं जब CAQM से छुट्टी लेके भी गांव जाती थी तो मैं बोलती थी कि सर आप मुझे कॉल मत करना क्योंकि मेरा फ़ोन नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ नेटवर्क नहीं आते। तो इस बात पे वो हंसते थे मेरे ऑफिस वाले कि कैसा गांव है तुम्हारा, अभी तक वहाँ इंटरनेट नहीं है और अभी तक भी तुम्हारे लोग इतने पिछड़े हुए, कैसे कोई वहाँ आदमी नहीं रहता क्या, वो आवाज़ नहीं उठाते अपने लिए, और कैसे वहाँ के नेता हैं। इस तरह की मेरे ऑफिस में बातें चलती थी तब। तो उस टाइम मुझे थोड़ा सा बुरा भी लगता था कि हाँ यार बात तो सही बोल रहे हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, ऐसे वो बोलते थे वहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं है क्या जो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा रहे। तो उस टाइम पे भी मैंने BSNL को काफ़ी ईमेल किए थे, मगर जब तुम्हारे पास कोई पद नहीं होता है तो तुम्हारी बातों को कोई इतना सीरियसली लिया नहीं जाता। तो जब मैं प्रधान बनी तो सितंबर में मैंने सारे ईमेल्स करने शुरू कर दिए, BSNL को कॉल्स करने शुरू कर दिए, चाहे वो पौड़ी हो, चाहे देहरादून हो, चाहे दिल्ली तक हो, सब जगह मैंने ईमेल किए, कॉल किए, जितने मुझे ऑनलाइन जितने ईमेल आईडी मिल सकते थे BSNL के वो सारे मैंने किए। कुछ में गया ईमेल, कुछ में फेल हो गया, जिनमें गया उनमें किसी में रिप्लाई आया, किसी में कॉल भी तो आया। अभी क्या आपके गांव में नेटवर्क कनेक्टिविटी है? जी। फिर उसके बाद मैंने फिर एक वीडियो बनाया नेटवर्क कनेक्टिविटी से रिलेटेड। तो उसमें मैंने अपनी बात रखी कि मैं गांव की प्रधान हूं, मनरेगा के सारे काम हमारे ऑनलाइन, अटेंडेंस, जियो टैग सब कुछ ऑनलाइन होता है, जॉब कार्ड की EKYC भी करनी होती है। और इन सब चीज़ों के चलते आप डिजिटल इंडिया की बात करते हो तो फिर क्या आप श्योर हो कि पूरे देश में आप कोने कोने में इंटरनेट की सुविधा देने में सक्षम हो चुके हो, और आप मतलब आज भी हर गांव नेटवर्क कनेक्टिविटी से जुड़ चुका है, इसलिए आप कह रहे हो कि ये मैंडेटरी आपने कर दिया है कि ऑनलाइन ही अटेंडेंस लगेगी। जिस गांव में नेट नहीं है वो तो मनरेगा से वंचित हो गया। फिर तो ये मेरी बात थी। तो मैंने अपनी उस वीडियो में यही मांग रखी थी कि मेरी भारत सरकार से रिक्वेस्ट है, कृपया हमारे कामों को ऑफलाइन स्वीकार कीजिए या फिर हमें नेटवर्क कनेक्टिविटी दीजिए हमारे गांव में। उसमें मैंने जिक्र भी किया था कि BSNL का टावर, ये स्ट्रक्चर 2 साल से खड़ा किया हुआ है, मगर इस स्ट्रक्चर का हम क्या करेंगे जब इसमें नेट चालू ही नहीं हुआ जब ये। आप कह रही हैं कि मैं वीडियो बनाती थी, जी ब्लॉग्स बनाती थी, जबकि आपके गांव में नेटवर्क कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन कहाँ आप उसे अपलोड करती थी, कैसे करती थी बिना नेटवर्क के? जी क्योंकि लोग पूछेंगे। जी बिल्कुल। मैं वीडियोस हम बनाते थे, ट्रैक हम करते थे। मेरे गांव के आगे दूधातोली फॉरेस्ट है बहुत बड़ा, वहाँ हम ट्रैक पे जाते थे, वीडियोस बना ली, सारा एडिट कर लिया ऑफलाइन ऐप से, और आते थे हम उसको ठीक 4 किलोमीटर आगे एक गांव है वहाँ आते थे अपलोड करने, या तो मैं थलीसैंड जहाँ मेरे पेरेंट्स रहते हैं वहाँ आती थी, तब जाके मैं वीडियो अपलोड करती थी। गांव से तो आप वीडियो अपलोड ही नहीं कर सकते हो, ये सारा वो था। वहाँ से आप कॉल भी नहीं कर सकते इतना। यानी गांव में कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई जी। तो उसके लिए आपको 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। जी, मैंने वही बात रखी भी थी कि जब कोई इमरजेंसी आए, कोई आपदा आए, तो हम तो कॉल करके एम्बुलेंस भी नहीं बुला सकते, इस तरह स्थिति ख़राब है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट था गवर्नमेंट से, और उस चीज़ पे उन्होंने ध्यान भी दिया। BSNL से फिर मुझे कॉल आया, और फिर मुझे PMO ऑफिस से कॉल आया। एक रिस्पेक्टेड हमारे ऑफिसर हैं, और उनके जो पिताजी थे वो हमारे गांव को किसी तरह से जानते थे पहले से, तो वहाँ से उनका एक इमोशनल कनेक्शन हो गया उनके पिताजी का कि अरे ये तो वही गाँव है जहाँ मैंने सेवाएँ दी। वो टीचर थे हमारे गाँव में पहले। कौन? उनका नाम है घिल्डियाल जी, उनका नाम है। जी। मंगेश घिल्डियाल सर की आप बात कर रहे हैं? जी, उनके पिताजी हमारे गांव में टीचर थे, बहुत साल पहले 1985 की बात है ये। तो उनके पिताजी का पहले मुझे कॉल आया, उनके पिताजी का हमारे जो थलीसैंड के BDO सर हैं उनको कॉल आया, तो उन्होंने बोला ये प्रधान लड़की कौन है, इसका नंबर दो। तो फिर मैंने तो बहुत कैजुअली बात की उनसे, मुझे नहीं पता था ये कौन है, तो मैंने बहुत हाँ जी कैसे हो आप, मतलब बहुत मैं मज़े से बात कर रही थी उनसे, और उन्होंने मुझे फील नहीं होने दिया कि वो मतलब वहाँ से बिलोंग करते हैं। उनके बेटे IAS ऑफिसर हैं और PMO ऑफिस में हैं। फिर उन्होंने बोला कि मेरे बेटे PMO में हैं और मैंने तुम्हारी वीडियो देखी नेटवर्क कनेक्टिविटी से रिलेटेड, और मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने बोला मेरा बेटा जब आएगा मैं उससे बात करवाऊँगा। फिर 1-2 हफ्ते बाद उनका कॉल आया, और फिर उसके बाद उन्होंने उनसे मेरी बात करवाई। फिर मैंने उन्होंने मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दिया घिल्डियाल सर ने,
और फिर उसके बाद उनको मैंने व्हाट्सएप पे ही सारी शिकायत भेज दी कि मतलब ये सारा है, लोकेशन ये है और ऐसा ऐसा है। उन्होंने बोला टावर की लोकेशन, मैंने कहा सर टावर की लोकेशन कैसे भेजूँ, नेटवर्क भी तो आना चाहिए वहाँ पे। तो मैंने बस एड्रेस दे दिया था और उसके ऊपर फिर उन्होंने उसको फॉरवर्ड किया BSNL में। फिर BSNL वालों ने सामान मंगाया और बोल रहे थे बेंगलोर से मंगाया सामान, और फिर जाके देहरादून से डायरेक्ट टीम गई मरोड़ा। पौड़ी से भी जा सकती थी पर सीधे देहरादून से गई और काम हुआ, क्योंकि PMO से, अब जब बात PMO से आ गई तो फिर उसको कोई हल्के में नहीं ले सकता। तो उस चीज़ पे फिर बहुत जल्दी अभी भी पूछते हैं कि मैडम टावर सही आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, और काम सही कर रहा है, नेट नहीं कर रहा है, पूछते हैं अभी भी। यानी नेटवर्क की जो कनेक्टिविटी अब आपके गांव में बेहतर है? जी, BSNL का 4G नेट चलता है, कॉल भी हो पा रही है, सब कुछ है। और सबसे अच्छा है कि मैं eKYC कर पा रही हूँ और हर जगह पे मैं जियो टैग करवा सकती हूँ जहाँ पे मुझे काम करवाने हैं। मतलब एक हिस्सा अब वंचित नहीं रहेगा विकास से। यानी 1 साल के भीतर जो आपका बड़ा काम है, वो नेटवर्क जो कनेक्टिविटी गांव में थी वो आपने बहाल करवाई है। जी। और शराब के ऊपर भी, शराब अवैध रूप से शराब बेचने खरीदने पर और सामाजिक कार्यक्रमों में, इस पर भी हमने बैन लगाया। और जैसे शराब, गांव में शराब बिक रही है और उस चीज़ से मतलब अवैध रूप से बेच रहे हैं लोग, जो ठेका है वो थलीसैंण में है सरकारी। और कौन कौन से काम किए आपने? और एक हमने शराबबंदी का किया था, क्योंकि गांव में ही अवैध रूप से शराब बिक रही थी। और काफ़ी गांव में ऐसा है, लगभग सभी गांव में, मुझे ऐसा लगता है उत्तराखंड में सभी गांव में अवैध रूप से लोग बेचते ही हैं। और 1 2 3 4 5 ठेके लोगों ने खोले हुए हैं। अब जब आदमी को पास में शराब मिलेगी, जिसको उस चीज़ की तलब भी है, उसको पास में मिलेगी तो वो जाएगा, दिन भर अपनी मजदूरी करेगा, शाम को वो दारू पी रहा है उस चीज़ की, घर वाले परेशान, परिवार वाले, अपने घर में मार पिटाई हो रही है, बच्चों से ठीक से बात नहीं कर पाते हैं। तो मैं नहीं चाहती थी कि आने वाले भविष्य पे इस पर नेगेटिव असर पड़े, आने वाला भविष्य इसको अपना कल्चर ना समझे कि दारू पीना तो हमारा कल्चर है, मेरे बाप दादा सभी ने पिया, हम भी पियेंगे। तो मैं नहीं चाहती थी कि इस तरह से हो। तो इस वजह से मैंने बोला कि पास में मिलेगी नहीं तो लोग कम पियेंगे, क्योंकि अब 2-4 किलोमीटर रात को आदमी अब मजदूरी करके आएगा, 4 किलोमीटर चल के तो नहीं जाएगा, थक जाएगा वैसे भी, और इतनी ही तलब होगी तो वही जाएगा। तब से काफ़ी कंट्रोल हुआ है चीज़ों में। और तब से जब गांव में मिल नहीं रही है तो लोग कम पी रहे हैं, हर कोई बोलता है। खासकर महिलाओं का ये टॉपिक था और महिलाओं के लिए ही मैंने सोचा था, क्योंकि अब उनके हस्बैंड जब दारू पीते हैं तो सबसे ज़्यादा दिक्कत महिला को ही होती है, दुख होता है। और फिर आसपास की महिला भी बोलती है कि तुम अपने पति को नहीं समझा रही हो, तो उनको एक वो उस चीज़ का भी दुख होता है। तो जब मैं प्रधान के लिए चुनाव भी लड़ रही थी, उस टाइम पे महिलाओं ने बोला था कि कुछ मत करना पर दारू बंद करवा देना तुम्हें गाँव में जो बिक रही है। उस टाइम पे मेरा कोई प्रतिक्रिया नहीं थी इसके ऊपर, और लोग ये भी बोल रहे थे कि टावर भी चालू करा देना। पर मुझे पता था कि प्रधान का पद कोई इतना बड़ा तो है नहीं कि वो टावर चालू करा दे या फिर दारू बंद करवा दे। उसके सबका सहमति ज़रूरी होती है दारू बंद करवाने में। मगर मेरा ये था कि जिस चीज़ के लिए मैं श्योर नहीं हूँ कि ये मैं कर ही दूँगी, उस चीज़ की मैं कमिटमेंट नहीं देती। तो मैंने कमिटमेंट तो नहीं दी थी, हालांकि लोगों ने बोला था ऐसा करवा देना, पर मैंने ये नहीं बोला था कि हाँ बिल्कुल करवा दूँगी, ऐसा नहीं बोला था। मगर बैक ऑफ द माइंड वो चीज़ मेरे दिमाग में थी कि हाँ ये मुझे करना है और इम्प्लीमेंट करने की मैं कोशिश करूँगी, अपना बेस्ट दूँगी, चाहे वो टावर वाली बात हो चाहे शराबबंदी वाली बात हो। और मैंने अपना बेस्ट दिया और हुआ भी, तो इस चीज़ की मुझे खुशी है। बाकी मछलियों के आखेट पे बैन लगाया। महाशीर जो हमारी मछलियाँ हैं वो धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। हमारे गांव की पूर्वी नयार नदी में महाशीर मछलियाँ रहती है, और हमारा जो गांव है वो पूर्वी नयार का पहला गांव है। पूर्वी नयार जो पहला गांव जो लगता है वो मरोड़ा ही लगता है। और हम ही वहाँ ब्लीचिंग पाउडर डाल के, हम ही वहाँ करंट से उनको मार के वो सब कर देंगे। उनका मतलब सर्वनाश हो रहा था मछलियों का, और मैं नहीं चाहती थी कि इनकी पूरी प्रजाति ख़त्म हो जाए। इसके ऊपर मैंने फॉरेस्ट वालों से बात की कि जो मेरे गांव की चौकी है फॉरेस्ट की, उनसे मैंने बात की। तो आपको तो इस बात को लेकर स्थानीय जो लोग हैं उनका भी विरोध का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि आपका एक बड़ा डिसीजन था, कई लोगों की आजीविका जुड़ी होती है। जी जी जी। तो नहीं, मछलियों के ऊपर आजीविका नहीं जुड़ी थी, सबसे अच्छी बात ये थी। लोग अपने शौक के लिए मारते थे, पर शौक के लिए भी आप किस तरह से उनको मार रहे हो वो भी तो आप देखो। तो मेरा ये था कि मुझे हमेशा से नेचर से बहुत लगाव रहा है। बचपन में मैं देखती थी कि मछलियाँ तैर रही, तो मैं नदी में ही बैठी रहती थी 4-4 5-5 घंटे मछलियों को देखने के लिए सिर्फ। तो वो चीज़ अब मुझे हर्ट करती थी कि मछलियाँ दिखती नहीं है नदी में ना तैरते हुए। तो वो चीज़ भी अब जब मैं देखती हूँ अब तैर रही है छोटे छोटे मछलियों के बच्चे, तो मुझे खुशी होती है। तो उस टाइम पे ऐसा था। फिर मैंने फॉरेस्ट वालों से बात की कि मैं सोच रही हूँ कि इस पे बैन लगाते हैं कुछ टाइम के लिए,
और पूरी तरह कारतूस पे, ब्लीचिंग पाउडर पे और करंट पे पूरी तरह बैन लगा देते हैं। अलाउ करेंगे सिर्फ जाली, वो भी मोटी वाली जिसमें सिर्फ बड़ी मछली आए, ताकि उनका पूरा प्रजाति ख़त्म ना हो। ये मेरा डिसीजन था। तो उन्होंने कहा वो अब प्रकृति के लिए आप कोई फैसला लेते हो तो जो डिपार्टमेंट उससे जुड़ा हुआ वो तो आपका समर्थन करेगा ही। फिर साथ ही मुझे मत्स्य विभाग का खुद से ही कॉल आया था कि हम आपके गांव को हमने चूज़ किया हुआ है ट्राउट्स के लिए, हम वहाँ आपके मछलियाँ डालने वाले हैं। तो मैंने उन दिनों, मेरी दादी माँ की डेथ हुई थी, तो मैं उस सिचुएशन में नहीं थी कि मैं अभी बोलूँ कि हाँ आ जाओ और मैं कर लेती हूँ। पर जब उन्होंने बोला कि मैडम बच्चे बहुत छोटे हैं और हम मतलब मुझे लगा वो कुछ कार्यक्रम करवाना चाह रहे हैं मछलियों को सेव करने की चीज़ में, तो मैंने बोला कि अभी नहीं हो पाएगा। मगर जब उन्होंने बोला कि वो बच्चा बहुत छोटा है और कल सुबह हम उसको वहाँ से निकाल के आप डायरेक्ट आपके गांव में लाएंगे, तो मुझे एक हो गया कि अरे ये तो मछलियाँ ला रहे हैं, मुझे पता नहीं था वो मछलियाँ ला रहे हैं। तो फिर उन्होंने बोला, फिर मैंने कहा ठीक है आप आ जाओ। और फिर उसके बाद वो मछलियाँ उन्होंने हमारे गाँव की नदी में उनको डाला, खुद मेरे हाथों से उसका वो हुआ शुरुआत जो भी था। और फिर तब उसके बाद हमने 2 दिन बाद हमने उन पे बैन लगवा दिया। तो बैन आपने लगाया, लेकिन जो आपका डिसीजन था जी ये आपके गांव के लोगों ने सैर स्वीकार कर लिया था? गांव के लोग आपके पक्ष में थे कि आप एक अच्छा डिसीजन ले रही हैं? जी, सभी लोग वहाँ पे थे। और मैंने उनसे कहा कि इस पर्टिकुलर एरिया में, जितना ग्राम पंचायत मरोड़ा का एरिया है, इसमें अगर आप मछली नहीं मारोगे तो कुछ बहुत बड़ा हो नहीं जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि जो मछलियाँ मत्स्य विभाग ने हम पर भरोसा करके जिनको वहाँ डाला है कि ये यहाँ सेफ़ रहेंगे, आपके अंडर जो मतलब आपके कार्यकाल में ये मछलियाँ सेफ़ रहेंगी और हम इनको बचा सकते हैं और इनकी जाति भी यहाँ आगे बढ़ सकती है इन मछलियों की। तो मैंने कहा उसमें उन्होंने हम पे भरोसा जताया है, तो उस चीज़ पे हमको खरा उतरना है। मैंने इस तरह से गांव वालों को समझा, तो सभी उस चीज़ पे राज़ी हो गए थे और सभी लोग अभी उस रूल को फॉलो कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया में हम मछलियाँ नहीं मारेंगे। बीरा रावत को हर कोई फॉलो करता है, देखता है व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या यूट्यूब पे। आपके कई ब्लॉग्स से जो दिखाई देते हैं और गांव की जो योजनाएं, जो काम आप कर रही हैं, उसको आप यूट्यूब में वीडियो बनाकर डालती हैं। तो कैसा मानती हैं आप? क्योंकि आप वीडियो डालते हैं, कई लोगों को ये भी शिकायत है भाई गाँव में जो काम हो रहे हैं उनका वीडियो बनाकर अपलोड कर रही हैं। जी, मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट पे हर कोई अपने काम की वीडियो बना रहे हैं, चाहे वो बड़े से बड़े नेता हो या हम लोग हो। तो और ज़रूरी भी है, जनता को पता भी लगना चाहिए कि आपका जो प्रतिनिधि है वो कर क्या रहा है, क्योंकि काफ़ी लोग बाहर रहते हैं और उनको पता नहीं है कि ये प्रतिनिधि कर क्या रहा है, मतलब इतने टाइम से उनको चुना है, क्या कर रहे हैं। तो मतलब हाँ, मुझे ऐसा लगता था कि सही है ये अपना दिखाना, और फिर एक तुम्हारे पास एक प्रूफ भी हो जाता है कि हाँ मेरे फ़ोन से अगर कोई प्रूफ कहीं से डिलीट हो गया, कुछ हो गया, और मुझे भी कभी वो मेमोरीज़ याद रहेंगी। अगर यूट्यूब पे, फेसबुक पे वो चीज़ कभी होगी 5 साल बाद, कहीं मैं कहीं रहूँ अपनी ज़िंदगी में, तो वो चीज़ मैं कभी देखूँ कि हाँ ये भी मैंने कुछ करवाया था। तो कहीं ना कहीं जो घटनाक्रम हालिया हुआ है आपके साथ, इससे कहीं आपका मनोबल कम तो नहीं हुआ कि जो आपने काम करने के लिए, गांव के लिए सोचा था, तो अब ये नहीं आपको लगा कि मेरा जो डिसीजन प्रधान बनने का था वो मैंने गलत निर्णय लिया? नहीं, मुझे अपने निर्णयों से कभी भी रिग्रेट नहीं हुआ। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे गांव की 95-98% जनता है वो मेरे साथ है। तो मुझे ये नहीं है, मुझे अगर 2% लोग भी अगर मेरा साथ देंगे कि ठीक है आप करो, तो मैं उन 2% लोगों के लिए करने को तैयार हूँ। बाकी अभी भी 98% जो जनता है वो चाहती है मैं उनके लिए कुछ करूँ, तो वो मेरा मोटिवेशन है। तो मुझे नहीं लगता कि ये मेरा गलत फ़ैसला था। मुझे आज भी लगता है कि बहुत सही फ़ैसला मैंने लिया। समाज सेवा के लिए 5 साल बहुत होते हैं और 5 साल में मैं अपने गाँव को बहुत कुछ कर सकती हूँ। आगे भी फ्यूचर में कोई प्लान आपका है राजनीति को लेकर? फ़िलहाल तो मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है। हो सकता है किसी बड़े पद पे चुनाव लड़ते हुए दिखूं, और हो सकता है नहीं भी दिखूं, हो सकता है अपना कुछ बिज़नेस करूं। ऐसा कुछ फ़िक्स नहीं है कि राजनीति में ही जाना है। कभी सोचा भी नहीं था कि पॉलिटिक्स में जाऊंगी। नसीब भी कह सकते हैं, एक सडन डिसीजन भी कह सकते हैं, वही यहाँ तक लेके आया है। और आगे भी हो सकता है नसीब या कोई अचानक कोई डिसीजन मुझे कहीं और लेके जाए। कुछ सालों से मैं लगातार देख रहा हूँ जो युवा हैं वो लगातार राजनीति की ओर भाग रहे हैं। क्या मानते हैं आप कि जो रोज़गार की जो समस्या है उत्तराखंड में, उसको लेकर आप जो युवा हैं वो राजनीति को रोज़गार का माध्यम देख रहे हैं? राजनीति रोज़गार का माध्यम नहीं हो सकती है। मैं भी वो इसलिए जा रही हूँ कि वो सिस्टम में आके कुछ परिवर्तन कर सके। मैं भी इसलिए जा रही हूँ। और रोज़गार तो पॉलिटिक्स नहीं है, क्योंकि प्रधान का मानदेय 3500 रुपये कोई रोज़गार नहीं है। उससे ज़्यादा तो मज़दूर दिहाड़ी करके कमा लेते हैं। और युवा सभी नहीं, इसी पंचायत चुनाव में मैंने देखा काफ़ी युवा आए हैं, और आना भी चाहिए युवाओं को, क्योंकि नई सोच आएगी, नए विचार आएंगे
तभी नई तरह की चीज़ें इम्प्लीमेंट हो पाएंगी। लेकिन जब प्रधानी के चुनाव थे, पंचायत चुनाव थे, तब आपने भी सोशल मीडिया पर देखा होगा जी। कि पहले प्रधान जी का गांव जब प्रधान नहीं थे, तब उनका जो मकान था गांव में था, लेकिन ठीक 5 साल के बाद मैदानी इलाकों में उनका मकान दिखता है, देहरादून दिखता है, या जो जिले के नज़दीक का जिला मुख्यालय हो वहाँ मकान दिखता है। तो इस तरह का आरोप पंचायत जो प्रतिनिधि है उन पर लगता रहा है। इसलिए मेरा सवाल आपसे ये था कि चुनाव क्या रोजगार का माध्यम युवाओं ने बना लिया है? मे भी मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मेरा अपना तो मैंने इसलिए तो नहीं किया क्योंकि मेरा तो खुद का, मैं अपनी जॉब छोड़ के आई हूँ और मुझे नहीं लगता कि मेरा अपना खुद का विचार नहीं है। बाकी जो लोग हैं उनको हो सकता है अपना ओपिनियन हो सकता है, कुछ रोज़गार का माध्यम इसको मान रहे हो, पर मैंने इसको रोज़गार का माध्यम नहीं माना। मैं अभी भी अपना सोशल मीडिया हैंडल चला रही हूँ और उसी को मैं रोज़गार का माध्यम मानती हूँ। और आगे भी मैं अपना कुछ बिजनेस खोलने का सोच रही हूँ, क्योंकि मैंने अपनी पिछली नौकरी में जितने भी सेविंग की है, मैं सोच रही हूँ या आधा लोन लेके जो भी करूँगी आगे अपना बिजनेस करूँगी, क्योंकि भारत सरकार अभी महिलाओं को खुद का रोज़गार खोलने के लिए काफ़ी स्कीमें दे रही हैं और काफ़ी बोल रही हैं कि तुम मतलब कुछ करो, आगे बढ़ो। तो मुझे लगता है कि उस चीज़ का लाभ पहले मुझे खुद लेना चाहिए, फिर औरों को भी बताना चाहिए। सोशल मीडिया से कितना इनकम आपकी हो जा रही है? सर सोशल मीडिया से ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है, क्योंकि जब से मैं प्रधान बनी हूँ तब से मैंने कंसिस्टेंसी बिल्कुल ही कम कर दी है। मैं 2-3-4 हफ्ते में, कभी कभी तो महीने में एक वीडियो डालती हूँ, तो वो तो उस पर डिपेंड करता है कि आप कितने कंसिस्टेंट हो। अभी सबसे ज़्यादा कितनी इनकम आपकी सोशल मीडिया से हुई होगी? सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी कि 45-50 हज़ार के आसपास एक महीने में, और सबसे कम 4-5 हज़ार एक महीने में। एक अंतिम सवाल आपसे है, जी जो युवा है जी। क्या उनको राजनीति में आना चाहिए या रोजगार की उनको तलाश करनी चाहिए? मुझे लगता है कि ये अपना खुद का डिसीजन होना चाहिए, मगर राजनीति में भी आना चाहिए युवाओं को, तभी नई सोच आ पाएगी। और रोज़गार तो सभी ढूंढ रहे हैं आजकल, रोज़गार की तलाश तो हर कोई कर रहा है, मगर पॉलिटिक्स में आना बहुत ज़रूरी है, खासकर उन लोगों का जो नई सोच लेके चलते हैं और जो कुछ करना चाहते हैं। और आम जनता को भी उन लोगों का सपोर्ट करना चाहिए जो कुछ नया करना चाहते हैं अपने क्षेत्र के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़ी। जी, अभी हमारे साथ बीरा रावत थी, जो कि ग्राम प्रधान है मरोड़ा गांव से। कुछ वीडियो वायरल हुए थे, उनके बारे में उन्होंने खुलकर बताया है और अपने नए विजन को लेकर भी उन्होंने हमसे बातचीत की। आगे फिर एक नए पॉडकास्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी।